हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग 2। ठीक है दोस्तों, यानी कि अकार्बनिक रसायन का भाग 2। दोस्तों, ये वीडियो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी एग्ज़ाम में जो है मुख्य रूप से आप लोगों को ये बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी 71 एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न में पूछ रहा है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, तो ऑप्शन में है दोस्तों, वह धुआं अमोनिया का होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है या क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का होता है या अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों ये डी नंबर वाला। ठीक है दोस्तों, वो जो धुआं होता है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। ठीक है दोस्तों, है ना, यानी अमोनिया, ठीक है, यानी NH3 और HCl, ठीक है, ये दोनों का जो है क्या होता है, धुआं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए, व्याख्या में क्या कह रहा है कि पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि सोने को घोला जा सकता है, यानी कि सोना को किस में घोला जा सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड में या फिर नाइट्रिक एसिड में या फिर सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है दोस्तों, यानी किस में घोला जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर जो है दोस्तों इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन में देखिए क्या करना है, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी जो है सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों सोना को घोला जा सकता है अम्लराज में ही, और अम्लराज दोस्तों जो बनता है वो नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ठीक है, और HCl, ये दोनों को मिला करके जो है वो बनता है। ठीक है, जिसमें आपका 3 भाग रहता है इसका, ठीक है, HCl का, और 1 भाग रहता है नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, और तब अम्लराज बनता है, और ये जो बनता है वो सोना को भी घुला देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सोने को एक्वा रेजिया, ठीक है, यानी इसी को अम्लराज बोला जाता है, एक्वा रेजिया में घोला जाता है। ठीक है, एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ अनुपात 3 है और नाइट्रिक अम्ल का 1 है अनुपात। ठीक है,
तो उसका मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या होता है। ठीक है, यानी CO समूह का आबंध क्रम क्या होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3 होता है। इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या देखिए क्या कह रहा है कि आबंध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। ठीक है दोस्तों, देखिए आबंध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों ऐसे समझते हैं जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है H2 है ना, यानी इसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। ठीक है, यानी इसका संरचना इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह जैसे दोस्तों ओजोन होता है ना, O3, अच्छा O3 नहीं छोड़ दोस्तों इसका जैसे O2। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन का संरचना क्या हो गया, जैसे इस तरह से हो गया। तो अब कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के बीच में जो बंधन है तो वो कितना मजबूत है, या फिर यहाँ पर जो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कितना मजबूत है। ठीक है, तो वही मजबूती को बताने वाला जो संख्या होता है तो उसी को दोस्तों आबंध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है जैसे CO है, ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें जो भी बॉन्ड बना है तो उसका आबंध क्रम कितना है यही पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे क्या कह रहा है, आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। ठीक है, CO समूह का आबंध क्रम 3 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि यूरेनियम से क्या बनता है दोस्तों। ठीक है, चम्मच बनता है या बिजली बनता है या दवाइयाँ बनता है या पैसा बनता है। तो यूरेनियम से दोस्तों क्या बनता है, बिजली बनता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में इसका काम होता है दोस्तों। देखिए क्या है इसमें, यूरेनियम आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। ठीक है दोस्तों, यूरेनियम कैसा तत्व है, तो यूरेनियम आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। ठीक है, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत यानी बिजली के निर्माण के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन है। ठीक है, यानी पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो अगर पानी में घुल जाएगा तो वो कठोर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों ये Ca है ना और HCO3 ये है दोस्तों। ठीक है, ये अगर घुल जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए क्या करें व्याख्या में, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक CaHCO3 इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, यानी सूत्र याद रखिएगा दोस्तों CaHCO3 है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण है। ठीक है दोस्तों, देखिए पानी की कठोरता किसके कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए
कैल्शियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण होता है, ठीक है, कैल्शियम के कारण और मैग्नीशियम के कारण होता है, ठीक है। और देखिए इसमें भी क्या करना है दोस्तों कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट्स, ठीक है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट्स, ठीक है, और यह घुलनशील है, तो इसी के उपस्थिति के कारण जो है पानी कठोर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्षारीय यानी कि बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ये सफ़ेद यानी कि वाइट लेड, ठीक है। क्षारीय यानी कि बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, तो सफ़ेद यानी कि वाइट लेड, ठीक है दोस्तों। इसका देखिए व्याख्या, क्षारीय यानी कि बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेद यानी कि वाइट लेड है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है 2PbCO3 डॉट PbOH2, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या हो गया इसका, ये 2PbCO3 डॉट PbOH2, ठीक है, यानी कि लेड कार्बोनेट, इधर याद रखिए लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी इसका पूरा नाम क्या है, ये है ना लेड कार्बोनेट, ये सूत्र है इसका ही, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा, ठीक है दोस्तों, यानी इसमें जितना भी है सबसे अधिक वजन किसका होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब सबसे पहले इसमें आपको परमाणु, दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको क्या है कि परमाणु भार याद रहना चाहिए सभी का, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं कहने का मतलब यहाँ कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है, तो 12 होता है, यानी कार्बन का एक परमाणु का भार जो होता है 12 होता है। यहाँ कार्बन का कितना 12 परमाणु उपलब्ध है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 में 12 से गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी बराबर कितना आ गया, तो 144 आ गया, 144 आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ 22 परमाणु है, तो 22 इसमें जुड़ जाएगा। फिर ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार जो होता है 16 होता है, और यहाँ पर कितना है 11 है, तो 16 और गुने 11 कितना हो गया दोस्तों, 16 11 160 यानी 176, ठीक है, इसका टोटल हो गया 176 हो गया। अब इसको जोड़िए कितना आ रहा है, 4 2 6 और 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 4 2 6 7 13 1 14 के 4 हासिल 1 1 2 1 3 यानी 342, ठीक है, 6 से 13 हासिल 1 यानी 342, यानी दोस्तों कहने का मतलब है देखिए 342 आ रहा है इसका, देखिए यानी 342 किसका हुआ, 342, ठीक है, यानी ये सुक्रोज यानी कि सुक्रोज हुआ, यानी चीनी का सूत्र 3, एक अणु का जो है उसका भार जो हो रहा है ना, आणविक वेट जो उसका होता है मॉलिकुलर वेट, वो 342 हुआ। तो यहाँ पे 0.2 मोल पूछ रहा है दोस्तों, यानी इसमें गुना हो जाएगा आपको कितना से 0.2, यानी 0.2 का मतलब क्या हो गया कि 2/10, ठीक है, इससे गुना आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, तो इससे गुना करिएगा, तो इसको पहले गुना कर लीजिए कितना रहा है, तो 600 इधर 684, यानी कि 684 में 10 से अगर भाग करिएगा 684 में 10 यानी 68.4 आ रहा है इसका वजन, 68.4 आ रहा है, देखिए 68.4 आ रहा है, देखिए आए ना दोस्तों, इसका वजन आपको 68.4 आ रहा है। तो इसी तरह से आपको दोस्तों सबका निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, इसी तरह से। तो वीडियो को आप लोग रोक कर और देख सकते हैं इसको, और स्टेप समझ सकते हैं मैंने कैसे बताया, एक्सप्लेनेशन में मैं बता देता हूँ। चलिए, तो इस तरह से जो है उतना है। इसी तरह से आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल का निकालना होगा दोस्तों, ठीक है, जैसे इसका मैं बता देता हूँ। देखिए कार्बन का 12 है,
यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 है तो 16 दूना 32, तो 32 और 12 कितना हुआ, तो 32 और 12 दोस्तों हो गया 44 हुआ ना, 44, तो 1 मोल का 44, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, तो 44 गुने 2 यानी कि 88 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यहाँ 88 है ना, यहाँ 88 यहाँ है, हो गया ना, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का भार 88 हो गया। तो इसी तरह से है दोस्तों आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल का वजन, इस सब में निकालने पर दोस्तों सबसे ज़्यादा वजन आपका इसी का आएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल का वजन। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या कहा है दोस्तों, सुक्रोज यानी कि C12 H2SO11 के 2 अणु का भार दोस्तों क्या हो रहा है 12 गुने C का परमाणु भार यानी इसका बराबर 342 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह 0.2 मोल सुक्रोज का भार मैंने बता दिया था 68.4 ग्राम आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भार दोस्तों आ रहा है कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का भार आ रहा है दोस्तों यहाँ कितना आया था, ये 44 या 88 है ना, इतना आ रहा था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का भार दोस्तों आ रहा है यहाँ पर 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम यानी इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा वजन हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का वजन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, टिंडल प्रभाव कौन सा पदार्थ दिखाएगा, तो सोडियम क्लोराइड का पतला घोल या दूध या स्टार्च सॉल्यूशन कौन दिखाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कौन कौन दिखाएगा देखिए दोस्तों, तो दूध दिखाएगा और स्टार्च सॉल्यूशन दिखाएगा। ठीक है, ये दिखाएगा, तो इसीलिए ये डी नंबर हो जाएगा एक से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, देखिए उसका हम लोग देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण को उसके तरंगदैर्ध्य के बराबर आकार के कणों वाले कोलाइडल घोल से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप उसका पथ या प्रक्षेप वक्र दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में दूध तथा स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइडल घोल है, अतः यह टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने इसमें देखा, और ये वीडियो बीपीएससी के मुख्य रूप से बीपीएससी TRE 4 और बीपीएससी 71वीं, ठीक है, उस एग्ज़ाम के लिए जो है सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।